हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत संस्कृत के चौथे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है। यानी कि क्रीडनकम शब्द का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? खेल, खेलना, खेल का मैदान या फिर खिलौना। तो क्रीडनकम शब्द का अर्थ है क्या? खिलौना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्रीडनकम शब्द क्या है, तो यह एक खिलौना है। ठीक है, क्रीडनकम, क्रीडन का अर्थ खेल होता है और क्रीडन क्षेत्रम का अर्थ खेल का मैदान होता है। तो खेल का मैदान क्या हो जाएगा? क्रीडनम क्षेत्रम। इसमें ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, आश्रमी वटाश्वत्थ निम्बाशोकामलम वृक्ष आसन। वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या कितनी है? यानी कि किन किन वृक्षों की बात की जा रही है, इसमें कितने वृक्ष हैं? तो देखिए, इसमें दिया है आश्रम में, यानी कि आश्रम में। ठीक है, आश्रम में। अब कौन कौन से वृक्ष है देख लीजिए, कौन कौन से वृक्ष हैं। वट यानी कि बरगद हो गया। वट क्या होता है? तो बरगद होता है। और अश्वत्थ मतलब क्या होता है? अश्वत्थ मतलब पीपल होता है। ठीक है, पीपल हो गया, दो हो गए। उसके बाद से निम्ब यानी कि नींबू हो गया, तीन हो गए। अशोक यानी कि अशोका, शोका यानी कि अशोक क्या हो गया? तो चार हो गए। जिसमें आम्र, ठीक है, आम्र क्या हो गया? कामलम यानी कि आम्र हो गया। और साथ ही साथ अमलकम मतलब आंवला हो गया। तो टोटल कितने फल हो गए? टोटल 6 फल हो गए। ठीक है, कौन कौन से देखिए, बट हो गया, अश्वत्थ हो गया, नींब हो गया, अशोक हो गया, आम्र हो गया और अम्लकम यानी कि आंवला हो गया। तो कितने वृक्ष हैं? 6 वृक्ष हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, विजातीय पद का चयन कीजिए। यानी कि जो विजातीय पद है इसमें चयन करना है आपको। लूता, एला, लवंगम, मधुरिका। तो विजातीय यानी कि लूता अन्य तीनों से विजातीय है। अब देखिए, लवंगम का अर्थ लौंग होता है। लवंगम का अर्थ क्या होता है? लौंग होता है। और एला एवं मधुरिका अकारांत स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। लौंग भी क्या है? यह लौंग है। और लूता का मतलब क्या होता है? लूता का अर्थ मकड़ी होता है, जो कि सबसे अलग है। लूता क्या है? अलग है। तीसरा का ए ऑप्शन सही है। लूता का मतलब क्या होता है? मकड़ी, ये भी याद रखिएगा। चतुर्विंशत संख्या है, तो इनमें से बताइए कि चतुर, देखिए चतुर्विंशत नहीं होगा ये, बल्कि क्या होगा? चतुर्स्त्रिशत होगा। चतुर्स्त्रिंशत मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चतुर्स्त्रिशत। चतुर्स्त्रिशत का मतलब क्या होगा? यह कौन सी संख्या है? चतुर्स्त्रिशत का हिंदी में हम क्या कहते हैं? उसको 34 कहते हैं। 34 कहते हैं। ठीक है। अच्छा, 43 को हम क्या कहते हैं? चत्वारिंशत। क्या कहते हैं? चत्वारिंशत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, अभ्यांतर प्रत्यय के प्रकार हैं। यानी कि अभ्यांतर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 4 या 3? 5 प्रकार के अभ्यांतर प्रत्यय होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? ए सही है, अभ्यांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए कौन कौन से 5 प्रकार के, ये भी देख लीजिए। अस्पृष्ट होता है, अस्पृष्ट हो गया, इष्ट अस्पृष्ट हो गया, विवृत हो गया, संवृत हो गया, और उसके बाद से इष्ट विवृत होता है। ये प्रश्न पूछा गया है अभ्यांतर प्रश्न वाला। ठीक है, आगे देखते हैं छठवां प्रश्न। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। यानी कि उपेंद्र पद जो है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उप प्लस इंद्र, ऐन्द्र, उप प्लस इंद्र, उपा प्लस इंद्र, उपा उप प्लस ऐन्द्र। तो उपेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उप प्लस इंद्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार उपेंद्र पूछा गया है। संधि कौन सी है उपेंद्र में? तो यहाँ पे संधि कौन सी है उपेंद्र में? गुण संधि है। ठीक है, एक मात्रा है, कौन सी है? गुण संधि है। ठीक है, जैसे गजेंद्र में पूछ लिया आपसे, गजेंद्र में, गजेंद्र में पूछ रहे कौन सी संधि है, तो गज प्लस इंद्र ऐसे ही होगा। कैसे होगा? गज प्लस इंद्र, इंद्र, सॉरी, गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है, सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है?
यानी कि सकार का शकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सकार का शकार हो जाता है। क्या हो जाता है? सकार का हम शकार कहते हैं। ठीक है, किस सूत्र से? अस्तो स्टुना स्टुनास सूत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है भूतपूर्व। भूतपूर्व इस समास पद का विग्रह होगा। इसका भूतपूर्व का समास विग्रह पूछ ले, इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? तो पूर्वे भूत, पूर्व भूत, पूर्वश्च भूत, पूर्वात भूत, तो इसका विग्रह कैसे हो जाएगा? पूर्व भूत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि भूतपूर्व का विग्रह अगर करेंगे समस्त पद का तो पूर्व भूता होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हरे रोचते भक्ति। वाक्य में हरे पद विभक्ति है। हरे पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें देखिए रुच्यार्थानाम प्रियणाम। ठीक है, रुच्यार्थानाम प्रियणाम सूत्र से रुचि अर्थक धातु के योग से इसमें कौन सी विभक्ति है? चौथी विभक्ति। अब याद रखिए जिसमें अगर रुच्या यहाँ रुचते हैं, तो अगर जिसमें रुचि की बात की गई, इंटरेस्ट की बात की जाएगी, उसमें विभक्ति कौन सी होगी? चौथी विभक्ति होगी। आप ये ट्रिक है याद कर सकते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति है? इसमें प्रथमा विभक्ति। कौन सा है? प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न है व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। कारक कौन सा है? यानी कि व्यायामेन शरीरम स्वस्थ भवति, व्यायाम से शरीर स्वस्थ बनता है, लेकिन इसमें कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। कौन सा कारक है इसमें? कर्ण कारक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? कर्ण कारक हो गया, तृतीय विभक्ति होगी। कौन सा? किस सूत्र से? साधकतम कर्ण सूत्र से। ठीक है, तृतीय विभक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न है नवपलाश पलाश नवम में अलंकार कौन सा है? कह रहे हैं कि नवपलाश पलाश नवम में अलंकार कौन सा है? जैसे कनक कनकते सौगुनी, यानी कि कनक कनक, एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। उसी तरह नवपलाश पलाश नवम, तो एक नवपलाश का अर्थ क्या है और एक पलाश नवम का अर्थ क्या है? तो इसी तरह क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो जाएगा कि नवपलाश पलाश नवम में यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न। अपना 13वां प्रश्न है तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन है। तो तस्मै पद का विभक्ति और वचन कौन सा होगा? तो तस्मै पद में विभक्ति और वचन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होगी और एक वचन होगा तस्मै में। 14वें प्रश्न की हम बात करें, 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न है, सेकंड रुक चाहिए, हाँ 14वां प्रश्न है अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? तो अकथितम च सूत्र के अंतर्गत द्विकर्मक धातुओं की बात करें तो कितनी हैं? टोटल 16 धातुएं हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16 धातुएं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यय पद पूछा है आपसे कि इनमें जो है अव्यय क्या है? तो इसमें अव्यय क्या है? देख लीजिए, दूरीकरणाय है, नगरे है, आवश्यकम है या संप्रति है। तो संप्रति इसमें क्या है? अव्यय है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है जानी ही ज्ञा धातु का रूप होता है। यानी कि जानी ही ज्ञा धातु का रूप कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, ज्ञा धातु का है ये जानी ही, और ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। 17वां प्रश्न है क्रिया में वर्तमान कालिक चिरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय क्या है? तो इसमें क्रिया में अगर वर्तमान काल की निरंतरता घोषित करनी हो तो उसके लिए कौन सा प्रत्यय? श्रुत प्रत्यय लगता है। याद रखिए, वर्तमान काल में निरंतरता को घोषित करने के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है? श्रुत प्रत्यय। जैसे पठ धातु है, ठीक है, पठ धातु में श्रुत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? श्रुत प्रत्यय आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यह पठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है, क्या हो जाता है? पठन हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न मया रामः दृश्यते। वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या होगा? इसका वाच्य परिवर्तन क्या करना है? तो मया रामः दृश्यते, तो इसका वाच्य परिवर्तन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अहम रामम पश्यामि। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अहम रामम पश्यामि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न है, मैं मुख से बोलता हूँ, वाक्य का अनुवाद होगा, क्या होगा? मैं मुख से बोलता हूँ, अहम मुखम वदामि, अहम मुखम वदति, अहम मुखेन वदिष्यामि या अहम मुखेन वदामि। तो क्या हो जाएगा? मैं मुख से बोलता हूँ, अहम मुखेन वदामि, मुख से कौन सी तृतीय विभक्ति आ जाएगी ना, अहम मुखेन और वदामि। ठीक है, मैं मुख से बोलता हूँ। 20वां प्रश्न है, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों के लिए। तो कौन सा संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, यह कहीं से भी संस्कृत का उद्देश्य, देखिए रसानुभूत कराना है, गति लय भाव के अनुसार श्लोक का पाठ करना और क्षमता विकसित करना, ये भी है, कविता के उद्यात भाव का विकसित करना, लेकिन शब्द भंडार करना ये संस्कृत का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, संस्कृत पढ़ाने का। 21वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? यानी कि गद्य आप पाठ करें तो किसका? अनुकरण वाचन का होता है, विचार संश्लेषण का भी होता है, कठिनाई निवारण, जो कठिन हार्ड वर्ड्स होते हैं उनका निवारण, लेकिन लय सस्वर वाचन नहीं होता है। इसमें गद्य पढ़ने में आपको कहीं भी लय की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, 22वां प्रश्न है, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाने की प्रणाली का द्योतक क्या है? तो इनमें से कह रहे हैं कि श्लोक का एक एक पद का अर्थ अगर आप कर रहे हैं तो उस प्रणाली का द्योतक क्या है? देखिए, तो उस प्रणाली का द्योतक क्या हो जाएगा? व्याख्या प्रणाली। कौन सा? एक एक शब्द का अर्थ बताते जा रहे हैं तो व्याख्या, ये तो स्पष्ट है वैसे ही कि क्या होता है, व्याख्या प्रणाली होता है। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए अगर आप कहानी शिक्षण कर रहे हैं? तो चित्र या मुखौटा के प्रयोग से, वार्तालाप से, हाव भाव प्रदर्शन से नहीं, पुस्तक के प्रयोग से। क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, पुस्तक के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। 24वां प्रश्न है, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। फ्लैश कार्ड कैसा शिक्षण अधिगम सामग्री? केवल और केवल दृश्य है। ठीक है, कैसा है फ्लैश कार्ड? दृश्य है, दृश्य श्रव्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो सालमली वृक्ष है, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है हमें? रघुवंशरम में, किरातार्जुनीयम में, शिवराज विजयम में, कादम्बरी में, तो बाण भट्ट की कादम्बरी में हमें शालमली वृक्ष का क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। किरातार्जुनीयम किसका है? भारवी का है। भारवी का बहुत बार पूछा गया है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी का है। शिवराज विजयम किसका? अंबिकादत्त व्यास का है। ये किसका है? अंबिकादत्त व्यास का है। रघुवंशनम किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है रघुवंशनम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है, रचनाएं भी पूछी जाती हैं आप में तो याद रखेंगे। 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा किया था? तो किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा किया था इन्होंने? ऑप्शन सी राइट आंसर है, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में इन्होंने गौ सेवा किया था। किसने किया था? राजा दिलीप ने किया था। 27वां प्रश्न है, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम क्या है? तो विशाख दत्त ने क्या लिखा हुआ है? आपसे ये पूछा। सबसे पहले जान लीजिए, हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। किसने? नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये किसका है? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त ने क्या लिखा है? तो यहाँ पूछ लिया, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। शिशुपाल वध किसका है? शिशुपाल वध माघ का है। किसका है? माघ का है शिशुपाल वध। वृक्ष कटकम किसका है? शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का है। ठीक है, ये सभी पूछे जाते प्रश्न हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये पूछे गए हैं। 28वां प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं, यानी कि मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10 लक्षण बताए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है 29वां, अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद्विधानम, सूक्ति का संबंध किससे है? किससे है ये, इसका संबंध, ऐसी सूक्ति किसने बोली है? तो देखिए, यह इस सूक्ति का संबंध चंद्रापीठ कथा से। किससे? ऑप्शन बी राइट आंसर है, चंद्रापीठ कथा से। सूक्तियाँ भी देखिए, कुछ सूक्तियों को भी मैं क्लास में करवा दूंगी एक जगह, ताकि आपको वो सूक्तियाँ इंपॉर्टेंट रहेंगी या एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। 30वां प्रश्न है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? तो अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर है, गांडीव। क्या था? गांडीव था। ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।